डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क डन टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में आप वर्क डन के बारे में समझेंगे और जानेंगे वर्क डन से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, यानी वर्क डन के क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैसे होंगे और उसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। हम कंप्लीट टाइप करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो ये टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट का टॉपिक है। ये मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और मैकेनिक्स में, ये तीनों में इक्वली इस्तेमाल होता है, यानी कि तीनों में इक्वली आता है। यानी जो स्टूडेंट्स मैथ्स का स्टूडेंट्स है, फिजिक्स का स्टूडेंट्स है और मैकेनिक्स का स्टूडेंट्स है, तीनों के स्टूडेंट्स के लिए ये वर्क डन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक एक एक करके आप समझते जाइए कौन कौन से कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे व्हाट इज वर्क, वर्क क्या होता है। दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे वर्क डन इन वेक्टर। तीसरा टॉपिक अभी हमारी इस वीडियो में आएगा, वो है डिफरेंट एंगल्स हैव डिफरेंट वर्क। चौथा टॉपिक है हमारा वर्क डन बाय स्केलर प्रोडक्ट। एंड फिफ्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी मैंने कैटेगराइज किया है तीन टाइप को। टाइप वन, जिसमें आपको गिवन होगा एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। टाइप सेकंड, जिसके अंदर फोर्सेस यानी एक से ज्यादा फोर्सेस होंगी और डिस्प्लेसमेंट। टाइप थर्ड, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड्स, फोर्सेस एंड डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैंने अरेंज किए हैं। अगर आप कंप्लीट ये वीडियो देख लेते हो तो वर्क डन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो इस टॉपिक से बाहर हो, वर्क डन से रिलेटेड। ओके गाइस, तो हम एक एक करके टॉपिक को स्टडी करेंगे और जानेंगे कि किस टॉपिक को हमें कैसे समझना है, कैसे जानना है। ओके गाइस, अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता देना चाहता हूं कि जब इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा और आपको दोबारा रिवाइज की जरूरत पड़ेगी तो स्पेसिफिक टॉपिक के लिए आप कमेंट बॉक्स पे जाइए। उसमें आपको सबसे टॉप पर ये टॉपिक के नाम लिखे हुए मिलेंगे और साथ में आपको टाइम लिखा हुआ मिलेगा। उस टाइम पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट उस टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। मीन्स हर किसी टॉपिक के साथ में ऐसे टाइम लिखा हुआ मिलेगा आपको। आप वहां पर क्लिक करते ही आप उस पार्टिकुलर टॉपिक के पास पहुंच जाएंगे। डायरेक्टली आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं हम फर्स्ट टाइप के पास, व्हाट इज वर्क। देखिए, ये देखिए, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सो रहे हैं या आप खाना खा रहे हैं, ये सारे के सारे वर्क की कैटेगरी में आते हैं। यस, ये सारे के सारे काम वर्क की कैटेगरी में आते हैं। आप वर्क कर रहे हैं, आपकी बॉडी वर्क कर रही है, आपका माइंड वर्क कर रहा है। लेकिन इन फिजिक्स इसे वर्क नहीं कहा जाएगा। यानी कि फिजिक्स में वो कोई भी कंडीशन वर्क नहीं होगी जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट एक पार्टिकुलर प्लेस से दूसरे पार्टिकुलर प्लेस पर नहीं गया। अगर एक ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गया है तभी फिजिक्स में वर्क डन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये बात पहले क्लियर कर लिया आपने, वर्क डन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। ओके गाइस, तो अब आपको पता लगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ ये भी जरूरी है कि पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाए। ओके, आपको समझ में आया। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि अगर अगर ये वर्क डन मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन में, तो यहां पर स्केलर प्रोडक्ट या फिर वेक्टर क्यों आया? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वर्क डन वेक्टर में क्या कर रहा है। अगर हम ये समझ जाएं तो फिर ये भी समझ जाएंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला कैसे बिहेव करेगा।
तो देखिए वेक्टर क्या होता है आपको पहले ये समझना होगा। वर्क डन आपको पता लगा, वर्क डन फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, अब वेक्टर को बताने की मैं कोशिश करता हूं। फोर्स, फोर्स मींस अगर आपने यहां पर फोर्स लगाई, फोर्स एक्सर्ट की, तो ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट अपनी इस जगह से इस जगह पहुंच जाएगा। यानी कि यहां से पहले स्थान से, पहली पोजीशन से सेकंड पोजीशन जाने के लिए उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि दूरी ट्रेवल की, और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन अख्तियार की। अगर उसने डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों लिए तो इसका मतलब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो आप जानते हो, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो द वेक्टर क्वांटिटी। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं। ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये ऑब्जेक्ट के पास गया बी और बी से गया सी। यानी कि कोई एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट ए है, यहां से बी तक गया, बी से सी तक गया। तो यहां से यहां यानी कि घूम के जाने की जरूरत नहीं है वेक्टर में। वेक्टर वर्क ही डिस्प्लेसमेंट पे करता है, यानी ए से सी तक आप डायरेक्ट जाएंगे और इसे ही बोलेंगे हम वेक्टर, और इसे ही बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी की अगर डॉट प्रोडक्ट होती है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्केलर प्रोडक्ट, ये तो स्केलर प्रोडक्ट हो गया ना, स्केलर प्रोडक्ट। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। अब स्केलर प्रोडक्ट जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा एंगल, क्योंकि हमने जो स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा है, आपने लास्ट सेक्शन में जरूर पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन में, कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस थीटा। अब देखो यहां पर एंगल भी आ गया, एंगल को जानना भी जरूरी पड़ा है। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो वेक्टर का सेकंड पार्ट का इंट्रोडक्शन देखिएगा, उसमें स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट पे मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया है। अब अगर हमें एंगल को जानना है तो एंगल की सारी ही कंडीशन को जान लेते हैं। देखिए यहां पर जानेंगे हम एंगल की सारी सिचुएशन। देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो पहला केस है हमारे टॉपिक में वही आता है, लेकिन स्टूडेंट को जानना सारा होगा, क्योंकि अगर कंप्लीट नॉलेज आपको नहीं हुई तो एग्जाम में आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। यहां पर मैं आपके सामने कुछ स्टूडेंट्स लेके आया हूं। चिंटू है, मिंटू है, शिंटू है और पिंटू है। ये चारों स्टूडेंट्स कुछ काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से फोर्स लगा रहे हैं। अब जरा एक एक करके समझते हैं कौन क्या कर रहा है। सबसे पहले चिंटू की बात करते हैं। चिंटू ने एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ओके, और इसका कोई मास है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई। यानी कि चिंटू जो है ये फोर्स लगा रहा है। देखिए आप कहां फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि ऐसे फोर्स लग रही है इसकी। ओके, ये फोर्स लग रही है। और अगर इसने फोर्स लगाई तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट खिसक के थोड़ी दूर जाता है, यानी कि यहां तक आ जाता है। ये ऑब्जेक्ट यहां तक आ जाता है। तो इतना काम करने में चिंटू ने क्या किया, फोर्स लगाई है और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट ने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। आप देखोगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 0 डिग्री है तो यही टॉपिक, सिर्फ यही इकलौता टॉपिक 0 डिग्री वाला, यही टॉपिक हमें करना है। इसके हम 3 टाइप करने वाले हैं और इसी टॉपिक को आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जो काम चिंटू ने किया वो काम मिंटू भी करेगा। मिंटू ने फोर्स लगाई ऊपर से, यानी कि उसने ऑब्जेक्ट को, जिसका मास था कुछ, कुछ भी मास हो सकता है इसका, ठीक है ना, ऊपर से फोर्स लगाई। ऊपर से देखो इसके हाथ ऊपर की तरफ से आ रहे हैं, और जब ऊपर से फोर्स लगाई और लगाता ही रहा, मेहनत तो उसने भी चिंटू जितनी ही की, लेकिन उसने जो है डायरेक्शन ऊपर, यहां से डायरेक्शन दी। ये ये है उसके फोर्स की डायरेक्शन, यानी कि फोर्स ऊपर से आ रही है।
और ये चाहता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो, यानी कि ऑब्जेक्ट इस तरफ जाए, तो ऐसा होने पर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और 90 डिग्री के एंगल बनने पे क्या होगी कंडीशन, देखिए, अगर मैं कहूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो यहां पर कॉस 90 डिग्री होगा 0। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन हो गई 0। और वर्क डन जो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वो हो गया 0। वर्क डन इज इक्वल टू 0। देखिए कोई काम नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। तो बात समझ में आई आपको? क्या समझ में आई कि अगर मैं कहता हूं कि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऊपर से लगाई जाती है, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से लगाई जा रही है और ऑब्वियस सी बात है हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट इस तरफ से डिस्प्लेस हो या फिर इस तरफ से, तो ये 90 डिग्री का एंगल जनरेट करेगा। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगती है तो वर्क डन 0 होता है। फिजिक्स वाले स्टूडेंट इसे समझ जाएंगे, लेकिन मैथ्स में इसकी जरूरत ही नहीं है कि इस सेकंड की, बस आपको देखना है कि ऐसी भी फोर्स लगती है। अच्छा, एक और फोर्स लगती है जब एंगल होता है 180 डिग्री। ये कौन सी फोर्स होती है? 90 डिग्री पर ग्रेविटेशनल फोर्स मशहूर है, तो 180 डिग्री पर कौन सी फोर्स मशहूर है? यहां पर लगती है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन जानते होंगे आप। अगर ये शिंटू की बात करें तो शिंटू थोड़ा अपने ऑब्जेक्ट से, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उससे छोटा है हाइट में, तो जब ये इस चढ़ाई की तरफ ले जाता है, इसने फोर्स इधर लगाई, फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन भी फोर्स है। फ्रिक्शन के बारे में आप जानते हैं? अरे भाई, जो ऑब्जेक्ट को रोकता है इसे कहते हैं रगड़ खाना। यहां पर रगड़ खा रहा है ये, भाई ऑब्जेक्ट नीचे फ्रिक्शन में है, यानी कि रगड़ खाता हुआ रुक रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि शिंटू के पास इतनी ताकत नहीं है कि फोर्स इस तरफ ज्यादा लगा पाए, तो फ्रिक्शन फोर्स इस ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ ले जाएगी। यानी कि ऐसा भी पॉसिबल है कि चिंटू इधर दब जाए या फिर चिंटू पीछे होता चला जाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होना चाहिए, यानी कि इधर जाना चाहिए ऑब्जेक्ट, और एंगल जो है 180 डिग्री हो गया ना, यहां से इधर आ गया पूरा का पूरा। भाई अगर इधर जाएगा तो 0 डिग्री, और यही चीज को घूम के इधर आएगा तो 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री का एंगल हो गया। ये भी एक फोर्स होती है फ्रिक्शन, जो कि फिजिक्स और मैकेनिक्स में यूज होगी, मैथमेटिक्स में ये भी यूज नहीं होगी। अब बात पिंटू की कर लेते हैं। पिंटू ने क्या किया, पिंटू ने कहा 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल बना के उसने फोर्स लगाई। यानी इसका जो हाथ है आप देखोगे तो ये ऊपर की तरफ को जा रहा है, कुछ इस तरीके से। समझ में आता है आपको? यानी कि इसकी फोर्स जो है, अगर देखोगे तो ये एक एंगल बना रही है, ये एंगल दिख रहा है आपको। और अगर ये एंगल बना रही है यानी कि थीटा, तो फिर रख दीजिए ना यहाँ पर फॉर्मूला, आपको बता तो दिया फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको समझ में आया कि एक पार्टिकुलर एंगल के साथ भी ये ऑब्जेक्ट इधर जा सकता है। लेकिन हम जिस केस को स्टडी कर रहे हैं उसमें आपकी फोर्स भी ऐसे होगी, आपका ऑब्जेक्ट भी ऐसे होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को कैसे मेजर करते हैं, इसका सेक्शन जब मैं ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दूंगा तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री के सारी नॉलेज आपकी अधूरी है। ओके गाइज, तो अभी मैं ओवरऑल समिंग अप कर लेता हूं। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि आपकी क्लास में सिर्फ केस फर्स्ट आएगा, मैं केस फर्स्ट के 3 टाइप कराने वाला हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एंगल जो है वो सिर्फ 0 डिग्री ही होता है। 0 डिग्री के अलावा 90, 180 और 0 टू 90 के बीच में भी हो सकता है। बट ये हमारी केस का एक स्टडी का पार्ट नहीं है। लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चंस आता है और मेरे से हमेशा पूछते हैं। मैं वो सारे क्वेश्चंस का जवाब यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में आपको देता हूं, जहां पर कि लाइव मेरे से क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं, और वो क्वेश्चंस आपके भी हो सकते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के बिहाफ पर मैं अपनी तरफ से क्वेश्चंस रेज करता हूं जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके गाइज, फिलहाल आपकी क्लास में कौन सा केस आएगा, सिर्फ पहला वाला केस आएगा। क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि सर अगर फोर्स ऐसे लग रही है, अगर बुक देखोगे तो फोर्स यहीं पर दिखाएगा वो लगाए हुए, और आपको ऐसे दिखाएगा एंगल बनाते हुए, और फॉर्मूला लिख देगा ये,
तो आप कहोगे सर जी बुक के अंदर समझ नहीं आ रहा कि फोर्स इस तरफ लगा रहा है। वो कहता है कि फोर्स इस तरफ भी लग सकती है, फोर्स इस तरफ भी लग सकती है, और फोर्स इस तरफ 180 की फॉर्म में भी लग सकती है, और फोर्स 90 की फॉर्म में भी लग सकती है, किसी भी एंगल में बन सकती है। हमारा केस कौन सा है? ये वाला केस है। ओके, आगे चलते हैं। तो आगे है हमारे सामने वर्क डन बाय स्केलर प्रोडक्ट। तो आपको ये तो मैंने अभी बता ही दिया है, मैं दोबारा से बता देता हूं आपको कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो सेकंड में पढ़ा था। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस थीटा। और ऑफ कोर्स फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो दैट्स व्हाई एफ के ऊपर ऐसे वेक्टर का निशान आएगा। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। भाई दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप घटाएंगे, यानी कि बी में से ए को घटाएंगे। आपने सीख लिया ए बी वेक्टर कैसे निकलता है, वही तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तो डी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको मैंने बताया कि अगर सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो आपकी सिचुएशन हमेशा, और मोस्ट कॉमन सिचुएशन होती है वो 0 डिग्री के एंगल पे होती है, यानी कि cos थीटा अगर मैं 0 डिग्री रखता हूं, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि हमारी जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी, cos पर होगी। ओके, और 0 डिग्री का एंगल बना रही होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। वर्क फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। हम ये ही पढ़ेंगे वर्क डन में। तो बात क्लियर हो गई होगी आपको। स्केलर प्रोडक्ट में वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आपको क्वांटिटी वेक्टर में दे रखी है तो हम वेक्टर से सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वांटिटी वेक्टर की जगह स्केलर में दे रखी है तो हम स्केलर से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट क्योंकि हमारे कोर्स में वेक्टर है तो हम वेक्टर वाले कोर्स को पढ़ेंगे। ये टाइप फर्स्ट आ चुका है आपके सामने। ये देखिए क्या कहता है। टाइप फर्स्ट के अंदर आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है जरा ध्यान से समझिएगा। 3 टाइप के क्वेश्चन है और एक एक करके तीनों टाइप्स आप समझिएगा। बस 3 क्वेश्चंस करते ही टॉपिक फिनिश हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए कहता है क्वेश्चन में फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स दिस। आपको एक फोर्स दे रखी है, टाइप 1 के अंदर एक फोर्स दे रखी होगी। ओके, फोर्स दिस एक्टिंग इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड। जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेस हुआ from the point with the position vector this to the point with the position vector this। क्या कहता है ये कहता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था, एक पोजीशन वेक्टर है ए नाम दे देते हैं, यहां से दूसरे पोजीशन वेक्टर बी तक डिस्प्लेस हुआ। ये यहां से जाके यहां डिस्प्लेस्ड हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट यहां बन गया। ये पार्टिकल का नाम दिया, इसे कहा है पार्टिकल। ओके, ये पार्टिकल है, ये यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया। ओके, और फोर्स एक्सर्ट की है ऐसे। फोर्स जो लगाई गई है वो क्या है, कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस कैप के। ये फोर्स है आपके सामने। उसके बाद दो पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर आप जानते हो क्या होता है, ये सिर्फ पॉइंट की बात कर रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट आपको दे रखा है 2 कैप आई प्लस का जे प्लस का के। आपको पोजीशन वेक्टर मैंने बताया था, नहीं बताया तो फिर से सुन लीजिए। देखिए अगर मैं कहता हूं ये एक पॉइंट है, पॉइंट, तो ये एक वेक्टर भी है और वो भी पोजीशन वेक्टर है। क्या है, पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन कहां से बनाए हुए हैं भाई, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कहीं तो ओरिजिन होगा, ओरिजिन के साथ इसकी पोजीशन बनी हुई है। ऐसे बी एक पॉइंट है, ये रहा बी, ओरिजिन के साथ इसकी भी पोजीशन बनी हुई है, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट। अब ए से बी का जो ये आपका जो फॉर्म है, ये ए से बी इस वेक्टर की बात कर रहा है, ये वाले वेक्टर की बात कर रहा है। देखो ये ए बी वेक्टर, ये दोनों के दोनों पोजीशन वेक्टर है। तो दो पॉइंट्स अगर दे रखे होते हैं तो हम कैसे वेक्टर निकालते हैं, अब वो समझते हैं। देखिए अगर आपको दे रखा है दो पॉइंट्स, सिंपल है, आप लिखेंगे वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू वेक्टर एफ यानी कि फोर्स इनटू में यानी डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट। अब वेक्टर एफ की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है और वो क्या दे रखी है, कैप आई प्लस 2 जे प्लस के।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो दे रखा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस टू द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, यानी कि यहां से यहां तक गया, ये इनिशियल, इसे कहेंगे इनिशियल, ओके, और इसे कहेंगे हम टर्मिनल। तो टर्मिनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा वेक्टर आ जाता है, यानी कि 3 कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस 4 कैप के, ये टर्मिनल है, माइनस इनिशियल क्या है 2 कैप आई प्लस जे प्लस के, ये आपका इनिशियल है। आप इसे सॉल्व करेंगे, 3 कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस 4 कैप के माइनस का 2 कैप आई माइनस का कैप जे माइनस का कैप के, तो आ जाएगा 3 में से 2 को घटाएंगे तो कैप आई, 2 में से 1 को घटाएंगे तो प्लस का कैप जे, 4 में से 1 को घटाएंगे तो प्लस का 3 कैप के, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। आपके पास एफ भी है, आपके पास डी भी है, ये रहा एफ, ये रहा डी। आप डॉट प्रोडक्ट कराना जानते ही हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए यहां पर लिखता हूं मैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ की जगह पर क्या वैल्यू आ जाएगी, कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस का कैप के, और डी की जगह पर क्या वैल्यू आ जाएगी, कैप आई प्लस का जे प्लस का 3 कैप के। आप डॉट प्रोडक्ट कैसे कराते हो, आई के साथ आई की मल्टीप्लाई, तो आई इंटू आई तो 1 होता है, तो ये लिखेंगे 1 इंटू 1, प्लस जे के साथ जे की मल्टीप्लाई, ये भी 1 होता है, तो 2 इंटू में 1, जे इंटू जे 1 होता है, प्लस का 1 की मल्टीप्लाई के की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो ये देगा 1 इंटू 3। तो फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा, और वो आंसर क्या होगा, वो आंसर मेरे पास होगा यहाँ पर, वेक्टर डी है, वो आ जाएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 6। अब 6 क्या आएगा, 6 जूल आएगा भाई। आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स है उसका क्या होता है मेजरमेंट, फोर्स किस में नापा जाता है, न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस किस में नापा जाता है, मीटर में। तो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू होता है जूल। तो यानी कि ये हो गया 6 जूल, वर्क डन इज इक्वल टू 6 जूल। तो गाइस समझ में आ गया आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, फोर्स दे रखा है, दो पार्टिकल्स, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, घटाना है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करा देना है, कितना आसान है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अभी अगला क्वेश्चन आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, द कांस्टेंट, कांस्टेंट बोला है देखो यहाँ पर, कांस्टेंट फोर्सेस दिस एंड दिस एक्ट ऑन अ पार्टिकल। अब दो फोर्स लग रही है, यहां पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको F1 दे रखा है 2 कैप आई माइनस 5 कैप जे प्लस 6 कैप की, आपको F2 दे रखा है, और वो क्या दे रखा है, माइनस का कैप आई प्लस का 2 कैप जे माइनस का कैप के। आपको फोर्स निकालना है, फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस का F2, दोनों को जोड़ दो, सिंपल। भाई अगर आप दो फोर्सेस को जोड़ दोगे तो एक फोर्स आएगी निकल के, वही उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर लगाई जा रही है। कहते हैं डिटरमाइन द वर्क डन व्हेन द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, एक जगह से दूसरी जगह प्लेस हुआ है, फ्रॉम पॉइंट ए विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस एंड टू पॉइंट बी विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस। तो यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ है ना, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो कैसे करेंगे डिस्प्लेस में, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर आप ये लिखेंगे, आप डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सेकंड वाले को लिखेंगे, पहले ध्यान रखना 3 कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस 4 कैप के माइनस का, ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं, माइनस, बहुत केयरफुली करना काम, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, माइनस का 2 कैप के। आप डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे d इज इक्वल टू 3 कैप आई प्लस का 2 कैप जे प्लस का 4 कैप के माइनस का 4 कैप आई प्लस का 3 कैप जे प्लस का 2 कैप के। देखो ना, अगर बाहर माइनस है तो अंदर निशान बदल जाएंगे। देन वेक्टर d इज इक्वल टू होगा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का कैप आई, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस का 5j, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6k।
नाउ आपको यहाँ पर F1 F2 को जोड़ना भी है, तो देखिए F1 की वैल्यू क्या है आपके सामने और F2 की वैल्यू क्या है आपके सामने, जोड़ दीजिए। देखो 2i में अगर माइनस का i जोड़ूंगा तो आंसर प्लस का ही आएगा। दूसरी तरफ 5 माइनस का 5j में प्लस का 2j करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3j, और ऐसे 6k और माइनस का k है तो प्लस का 5k। ये आपके सामने फोर्स आ गई और ये आपके सामने डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा आपके पास कैप आई माइनस 3 कैप जे प्लस 5 कैप के मल्टीप्लाई बाय माइनस का आई प्लस का 5j प्लस का 6k। ओके, ये आपके सामने आ गया i इंटू में i, तो यानी कि 1 की मल्टीप्लाई -1 प्लस माइनस का 3 और प्लस का 5, तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 6। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये आ जाएगा आपके पास -1 माइनस का 15 प्लस का 30। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 14 माइनस का 16 एंड प्लस का 30। फाइनली आंसर आ गया मेरा 14। फाइनली मेरा आंसर 14 आ गया। तो क्या समझा आपने, आपने समझा कि किस तरीके से अगर एक से ज्यादा फोर्सेस दे रखी होंगी तो उसको, तो क्या समझा आपने कि अगर एक से ज्यादा फोर्स दे रखी होंगी, जैसे कि यहाँ पर 2 फोर्स दे रखी है और अगर 3 फोर्स भी आती है ना, 3 या 4 फोर्स दे रखी होती है, तब भी आपको कुछ नहीं करना कठिन काम, आपको सिंपली फोर्सेस को जोड़ देना है और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करा देना है। अब चलिए लास्ट टाइप और कर लेते हैं। देखिए इस टाइप के अंदर क्या दे रखा है आपको, यहां पर तो मैग्नीट्यूड भी दे रखा है। ये देखिए आपको कहता है फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स 5 एंड 3, यानी कि ये दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड्स है 5 यूनिट एंड 3 यूनिट, एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। अब ये डायरेक्शन दे रखी है, ये और ये। अब इन दोनों डायरेक्शन पे 5 का मैग्नीट्यूड दे रखा है रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहले के साथ पहला दूसरे के साथ दूसरा, रेस्पेक्टिवली का तो यही मतलब होता है, क्रमशः है। और आपको दे रखा है डिस्प्लेस्ड बाय दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट का फंडा तो बिल्कुल क्लियर ही आएगा, आपको 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे, चाहे वो पोजीशन वेक्टर में दे रखे हो, चाहे इस तरीके से पॉइंट्स इस तरीके से दे रखे हो कार्टेशियन फॉर्म में। तो आपको करना क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है कैसे निकलता है, उसमें इसमें से इसे घटा दो। देखो पहले 4 में से फिर 2 को घटाओ, 4 माइनस का 2 कैप आई प्लस का 3 में से 2 को घटाओ तो 3 माइनस का 2 कैप जे प्लस का 1 में से -1 को घटाओ तो 1 माइनस -1 और कैप के। ये आ जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 कैप आई प्लस का कैप जे प्लस का 2 कैप के। डिस्प्लेसमेंट का फंडा तो बिल्कुल क्लियर है। यहां समझने वाली बात है ये 5 कौन है और ये क्या है भाई, तो मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दीजिएगा। ठीक है, देखो मैंने कहा कि ये एक डायरेक्शन है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है ये डायरेक्शन किस फॉर्म में होगी, ये वेक्टर की फॉर्म में होगी, और वो वेक्टर आपको ये दे रखा है, यानी कि 6 कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस का 3 कैप के। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, जिसके पास डायरेक्शन होती है उसके पास एक डिस्टेंस तो होता ही है ना, यानी कि मैग्नीट्यूड। तो यानी कि इसका भी एक मैग्नीट्यूड होगा, बट मुझे वो मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, मुझे वो वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन तो ये ही हो, यही वाली डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका 5 हो। तो आप कहोगे सर इसमें तो पहले से ही मैग्नीट्यूड जुड़ा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि उस मैग्नीट्यूड को छोटा करिए या बढ़ाइए, आपकी मर्जी, आप कुछ भी करिए, बट उसे करेंगे 1 यूनिट, यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है उसे छोटा करके 1 यूनिट मैग्नीट्यूड बनाइए। 1 यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर निकालिए, यूनिट वेक्टर, तब 1 आ जाएगा। और जब 1 आ जाएगा तो उसमें 5 से मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि इतना हिस्सा अगर 1 है तो इतने हिस्से को 5 बार और लिख दो इस तरीके से, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब कंप्लीट मेरा वेक्टर आ जाएगा जो फोर्स को डिनोट करेगा, ये पहली फोर्स बन के आएगी।
तो ये बात आपको अगर समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से सोचिए यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने तो बताया था यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। देखो, सबसे पहले हमें निकालनी है फर्स्ट फोर्स, यानी कि F1। तो F1 है, मैग्नीट्यूड तो है 5 मैग्नीट्यूड, इनटू में आपकी डायरेक्शन जो है वो है 6 कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस का 3 कैप के। लेकिन इस डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा, हमें इस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड होता है डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आपको समझ में आया? ये वाला पार्ट है वो क्या है, वो है आपके पास मैग्नीट्यूड। ये वाला पार्ट है वो है डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन में भी स्पेसिफिक यूनिट भी ली है हमने, वो है 1 यूनिट, यानी कि मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई, इंपॉर्टेंट बात थी ये तो। ठीक है, अभी आगे बढ़ जाते हैं। F1 की वैल्यू आ चुकी है और वो आ जाएगी आपके पास क्या, 5 6 ये आ जाएगा आपके पास 30 कैप आई प्लस का 10 कैप जे प्लस का 15 कैप के, डिवाइड बाय, अब देखो 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, आंसर आ जाएगा 49। 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो ये फोर्स फर्स्ट आ गई। समझ में आ गया? अभी सेकंड फोर्स की बात कर लेते हैं। तो सेकंड फोर्स में क्या दे रखी है आपको वैल्यू, डायरेक्शन दे रखा है 3 माइनस 2 प्लस का 6 और मैग्नीट्यूड दे रखा है 3। तो आपके पास सेकंड फोर्स इज इक्वल टू 3 तो है मैग्नीट्यूड, इनटू में डायरेक्शन आपको क्या दे रखी है, वो दे रखी है 3 कैप आई माइनस 2 कैप जे प्लस का 6 कैप के। और हमें पता है कि इससे काम नहीं चलेगा, हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। यूनिट का मतलब समझ लेना बहुत आसान से, यूनिट का मतलब पहले किसी भी डायरेक्शन की जो डिस्टेंस है उसको हम एक इकाई बनाते हैं और फिर उससे मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई करा के उसका थ्राइस, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स ऐसे कर देते हैं और एक वेक्टर बन जाता है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो F1 की वैल्यू आएगी 3 3 जा 9 कैप आई माइनस का 6 कैप जे प्लस का 18 कैप के, डिवाइड में देखें तो कितना है, ये है 9 प्लस का ये कितना आएगा, ये आएगा 4 प्लस का ये कितना आएगा, ये आएगा 36। तो फाइनली 49, 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 7। F1 F2 आ गया, तो हमें फोर्स F निकालना है। तो यहां पर हम इसे जोड़ देंगे, ये आया है आपके पास फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अब देखिए F1 क्या है आपके सामने, ये लिखा हुआ है F1, यानी कि 30 कैप I प्लस का 10 कैप J प्लस का 15 कैप के अपॉन में, और यहाँ पर 7 हो गया प्लस का F2 की वैल्यू भी आपके सामने है 9 कैप I माइनस 6 कैप J प्लस का 18 कैप के अपॉन में 7। देखिए 7 तो ले लीजिए एलसीएम में, तो आ जाएगा ऊपर से 30 प्लस 9 इज इक्वल टू 39 कैप आई, 10 माइनस का 6 इज इक्वल टू प्लस का 4j 15 और प्लस का 18 इज इक्वल टू प्लस का 33k। ये मेरे पास फोर्स आ गया। फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आना चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट पहले ही आ गया था 2 कैप आई जे और 2 कैप के, यहां लिख देता हूं 2 कैप आई प्लस जे प्लस 2 कैप के। और ये देखिए अब हम लिखाएंगे वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ जाएगा आपके पास फोर्स, यानी कि 39 कैप आई प्लस का 4 कैप जे प्लस का 33 कैप के और डिवाइड बाय 7 डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 कैप आई प्लस जे प्लस का 2 के। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो i के साथ i की मल्टीप्लाई, तो 39 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, एक हासिल का 3 दूनी 6 और एक साथ 78 प्लस का 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास 4 प्लस का 33 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 66 अपॉन में 7 एंड द आंसर इज 70 एंड 70 148 अपॉन में 7। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 148 अपॉन 7 यूनिट्स। अगर यूनिट में कहा है तो यूनिट का जवाब दे देंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आया अगर मैग्नीट्यूड दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड,
और डायरेक्शन दे रखी है आपको, तो यूनिट वेक्टर निकाल के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कराओ, उसे हम फोर्स बोलेंगे। अगर एक ही फोर्स दे रखी है तो एक से काम चल जाएगा, दो फोर्स दे रखी है तो दो बार जोड़ना पड़ेगा, तीन फोर्स दे रखी है तो तीन बार निकाल के उसे भी जोड़ना पड़ेगा। तो होप सो गाइज आपको ये कंप्लीट सेक्शन समझ में आया होगा। आई नो मैंने थोड़ा रैपिडली कराया, कुछ सेक्शन का पार्ट आपके दिमाग में अच्छे से नहीं आया होगा, तो जो सेक्शन भी आपने इसमें पकड़ लिया है या सीख लिया है, उसको अपनी तरफ से आप क्वेश्चन में सॉल्व करने की तरफ एफर्ट करेंगे। तो इसमें एक असाइनमेंट है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अनसॉल्व क्वेश्चन है, वो भी 8 क्वेश्चंस है। हाउ मेनी क्वेश्चंस देयर आर 8 क्वेश्चंस जो मैं आपको दूंगा, और उसके सॉल्यूशंस भी आपके सामने ही होंगे। असाइनमेंट का एक इमेज होगा। अगर आप उसे सॉल्व कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो मैं एक एक क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करके भी डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मेंशन करूंगा सेपरेटली। पहले अनसॉल्व क्वेश्चन दूंगा, फिर उसका सॉल्यूशन अलग से डिस्क्रिप्शन पे मेंशन होगा। तो गाइज जाइए डिस्क्रिप्शन पे, इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए।